हेलो बच्चों। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट किया है, फ्रिक्शन भी कंप्लीट किया और सर्कुलर मोशन में भी न्यूटन सेकंड लॉ कैसे यूज़ करना वो भी कंप्लीट किया। लेकिन एक ऐसा पूरा सेट ऑफ प्रॉब्लम था जो मैं टाइम लिमिटेशन की वजह से लेक्चर में कवर नहीं कर पाया। वो था न्यूटन सेकंड लॉ कर्विलिनियर मोशन में अप्लाई करना। कर्विलिनियर मोशन मतलब ऐसा पाथ जो कर्व्ड है। कर्व्ड में हमने सर्कुलर वाला पार्ट ले लिया, लेकिन मानो अगर पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे है, हाइपरबोलिक पाथ पे या फिर किसी भी आड़े टेढ़े रास्ते पे है और वहां न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना है। तो ये पूरा जो सेट ऑफ प्रॉब्लम का पोर्शन था वो मैंने पूरा स्किप कर दिया था। तो उस पर भी अच्छे खासे प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, तो वो पूरा मैं चैनल पे अच्छे खासे पार्ट्स में कवर करूंगा। तो आप एक एक करके उसको देखते जाना, समझते जाना। स्पेशली हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि किसी भी कर्व्ड पाथ को हम सर्कुलर पाथ का ही एक पार्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल ऐसे कर्व्ड रास्ते पे जा रहा है और इस पॉइंट पे मुझे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है, इस पॉइंट ए पे, तो हमने काइनेमेटिक्स में सीखा था कि इस पॉइंट को मैं एक सर्कल का पार्ट मान सकता हूं, अगर याद आ रहा हो तो। अगर मैंने इस पॉइंट पे सर्कल का पार्ट मान लिया तो मेरे पास इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ जाएगी, रो। रो का मेरे पास बड़ा सा फॉर्मूला था 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, उसका 3/2 पावर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। एक बार मेरे पास उस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई और मुझे स्पीड पता है, तो इस पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac मिल जाएगा मुझे, जो v स्क्वायर बाई रो होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at मिल जाएगा। और एक बार सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गए तो फिर मैं न्यूटन सेकंड लॉ टुवर्ड्स द सेंटर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में अप्लाई कर सकता हूं। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सर्कुलर मोशन का ही एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी देयर आर वेरी गुड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमें अच्छे से समझने हैं। तो ये एक एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में उसका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नोट कर लो। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है पार्टिकल को कि जब ये पार्टिकल y इज इक्वल टू 4a जितनी हाइट पे था वहां से रिलीज किया है, तो जब ये y बराबर a हाइट पे होगा तब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। y बराबर a हाइट पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा ये बोला गया है। और पार्टिकल इस पैराबोला पे मूव कर रहा है और ये पैराबोला वर्टिकल प्लेन में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है। तो मैंने वापस पैराबोला को रीड्रॉ किया है। आप ऐसा इस सिचुएशन में समझ सकते हो कि जब इसको रिलीज किया होगा तब इसकी हाइट 4a होगी, और ये यहां से रिलीज करके जब ये ऐसे मूव करता करता किसी a हाइट पे आ जाएगा तब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। अब व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की लाइन पे लगता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यहां पे आपको एक्सेलरेशन पूछा गया, तो यहां पे आपको सिर्फ काइनेमेटिक्स से आपका आंसर नहीं आएगा, आपको न्यूटन सेकंड लॉ और फोर्सेस की बात करनी होगी। तो मानो अभी ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे है और ये वायर स्मूथ है, वायर फिक्स है, वायर स्मूथ है और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, तो वायर वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या मान सकता हूं, इस पॉइंट पे मैं इंस्टेंटेनियस इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर सकता हूं। वैसे इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर सकता हूं ऑब्वियसली। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, मैंने बहुत जूम करके इसको स्ट्रेट लाइन दिखाया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा कर्व्ड पार्ट है, एक्चुअल में ऐसा कर्व्ड पार्ट है। तो इस डायरेक्शन में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा रो, यानी इस डायरेक्शन में उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी इस तरफ है देखो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। मेरे से सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही पूछा गया है, तो मैं इस पूरी सेंट्रीपिटल वाली डायरेक्शन को इग्नोर कर दूंगा अभी। ठीक है, मेरे से सिर्फ टेंजेंशियल की बात की गई है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं तो नीचे की ओर mg लगेगा, नॉर्मल मतलब सेंटर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। ये दो ही फोर्स लग रहे हैं, सोच पा रहे हो, दो ही फोर्स लग रहे हैं। अगर इसको मैं अच्छे से थोड़ा और ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो, ये ऐसा कर्व्ड पार्ट है, हम अभी किस जगह पे है, अभी हम उस पॉइंट पे है जहां पे उसकी हाइट y बराबर a है। यहां पे मैं अगर एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे mg लगने वाला है और ऐसे नॉर्मल लगने वाला है, और ये ऐसे सर्कल का पार्ट होगा, इस तरीके से सर्कल का पार्ट होगा, तो इस डायरेक्शन में ac आएगा, और ये बीड नीचे जा रहा है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसी डायरेक्शन में at होगा। अब याद करो, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द सर्कल, हमने सर्कल आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 2 एफबीडी बनाओ। स्टेप 3 फोर्स को ऐसे डिवाइड करो कि सारे फोर्स at और ac की डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहां पे आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि अगर मैं फोर्स को डिवाइड करूंगा तो mg को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तो ऑलरेडी ac की डायरेक्शन में है ही,
तो आफ्टर रिजोल्विंग ऑफ फोर्स मेरे पास फोर्सेस क्या क्या होंगे, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस इंक्लाइन प्लेन बनाता हूं जो थीटा एंगल का है, अगर मैं ये इंस्टेंटेनियस इंक्लाइन प्लेन बनाने में सक्सेसफुल हो जाता हूं तो मेरे पास इस पॉइंट पे मैं मान सकता हूं कि एग्जैक्टली कितने एंगल पे स्लोप बन रहा है। तो स्लोप के हिसाब से यहां पे मेरा कंपोनेंट बन जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में AC बनने वाला है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में AT आएगा। तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाता हूं मैं, तो AC की डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ क्या लगने वाला है, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू MAC। इस इक्वेशन का काम नहीं है, ये इक्वेशन गलत नहीं है, लेकिन मेरे लिए काम नहीं है, मुझे बात किया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, mg sin थीटा, एक ही फोर्स लग रहा है तो इज इक्वल टू MAT, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो आपका AT क्या आ जाने वाला है, सीधा g sin थीटा आ जाने वाला है। तो अगर मुझे थीटा मिल जाता है तो मुझे AT मिल जाएगा जो आने वाला है g sin थीटा, और AC की जगह क्या रख सकता हूं मैं, v²/ρ। मुझे यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होगी, लेकिन इसकी बात नहीं की गई, इसलिए इस पूरे पोर्शन को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। अब जी साइन थीटा कैसे ढूंढेंगे, तो इस जगह का मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकलेगा, तो dy/dx से निकलेगा। तो मेरे पास इस कर्व्ड की इक्वेशन है, ये जो कर्व्ड पाथ है उसकी इक्वेशन है y बराबर x² 4 है, ये इसकी इक्वेशन है। यहां पे अगर मैं y बराबर a पुट करता हूं, तो यहां पे देखो अगर मैं y बराबर a पुट करूंगा तो इस इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 2a मिल जाएगी। फिर मुझे इस जगह का अगर स्लोप फाइंड करना है तो मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं dy/dx करूंगा तो वो x/2a आएगा, x की वैल्यू 2a पुट करूंगा तो dy/dx 1 आएगा, यानी इस पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पे जो आपका स्लोप बनेगा उसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 1 है, यानी थीटा आपका 45 डिग्री है। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो g sin थीटा आने वाला था वो कितना हो जाएगा, g sin थीटा आपका g/√2 हो जाएगा। तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आंसर आ गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहां पे पाथ कर्व्ड है, सर्कुलर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी कर्व्ड पाथ पे उस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन, इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन मान के टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन के रिजल्ट निकाल सकता हूं। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे जाके हम और भी वेराइटीज देखेंगे, ये 10-12 वीडियो का सीरीज होने वाला है, लेकिन ये पूरा पोर्शन मैंने लेक्चर में स्किप किया था, तो आपको इसको अच्छे से देखना है, नोट्स बनानी है। थैंक यू सो मच।